हेलो बेटा। बेटा हमारे केमिकल बॉन्डिंग के दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक अपना था फॉर्मल चार्ज, हमने देखा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। और सबसे पहली क्लास में हमने देख लिया था कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएगा और कौन सा बॉन्ड वीक बॉन्ड आएगा। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया, हमने फॉर्मल चार्ज की बात कर ली है। और इससे ठीक पहली क्लास में तुम्हें बताया था मैंने कि कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे और कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने लास्ट टाइम की क्लास में तुम्हें एक होमवर्क भी दिया था, OF2 और OF4, OF2 एंड OF4, इन दोनों में ही कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा ये पूछा गया था। ठीक है, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिखा, क्या लिखा था? 1s2, 2s2, 2p4। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लो कौन से हैं, 2s वाले, 2s2 एंड 2p4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो क्या इसके पास 3D वैकेंट होगा? नहीं होगा। तो केवल हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, केवल दो ही फ्लोरीन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो OF2 तो एग्जिस्ट करेगा बट OF4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गई बात? तो ये लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उसका है। आज फिर एक होमवर्क लिखो, क्या PH5 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? रीज़न पूरा PH5। ठीक है, इसका पूरा रीज़न देख लेना। PH5, PCl5 तो एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, बट क्या PH5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये तुम मुझे बताना। ठीक, ओके। तो आज कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सेकंड जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, लुईस डॉट थ्योरी कंप्लीट होगी अपनी। सेकंड जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम क्या बोलते हैं? VBT। VBT नाम से फेमस है, ये VBT नाम से ही फेमस है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या बेटा? लुईस जो थ्योरी था, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, वो बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन से बॉन्ड के बारे में? कि कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, कैसे हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था वो बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ पाई बॉन्ड है। ठीक है, उसमें काफ़ी खामियां थी। तो उसके बाद कौन सी थ्योरी आई थी? हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। और ये जो थ्योरी थी बेटा, ये थी हिटलर और लंडन, दो साइंटिस्ट थे जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1927 में, हिटलर और लंडन ने। ठीक है, तो कब इंट्रोड्यूस किया था? 1927 में इस पे काम कर लिया था। उसके बाद दो नए साइंटिस्ट आए। पॉलिंग, तुमने नाम सुना होगा, पॉलिंग स्केल की हमने बात करी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। पॉलिंग और स्लेटर, स्लेटर्स रूल भी बताया था मैंने तुम्हें जेड इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो इसको इंट्रोड्यूस किया था वो हिटलर एंड लंडन नाम के जो साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लंडन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया 1927 पे। और 1931 और 32 के आसपास आके इसको वापस से इसके ऊपर काम किया गया, जो काम किया था पॉलिंग और स्लेटर ने। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो कहीं साइड में, ऐसे नोट्स लिखा दूंगा अभी मैं। तो ये बात तुम्हें समझ आती है कि इसको जो इंट्रोड्यूस किया था हिटलर एंड लंडन ने, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो इसको बाद में जो मॉडिफाई किया था वो था पॉलिंग एंड स्लेटर। ठीक है, 1931-32 के आसपास से काम हुआ था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमें पहली चीज़ तो तुम्हें समझ आ रहा होगा नाम से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब इस थ्योरी में केवल और केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। केवल और केवल किसके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, दूसरी बात बेटा, जब दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है। हमने एक बार पढ़ा था शायद, एक बार हमने ये चीज़ कर ली है। जैसे एक एटम है A, दूसरा एटम है B, ये जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। ये टॉपिक कहाँ पे पढ़ा है तुमने? ये टॉपिक पढ़ा है इससे पहले कभी? ओवरलैपिंग वाला, ओवरलैपिंग वाला जब हम पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट रेडियस के अंदर हम देख रहे थे हेटेरो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, वहाँ पे पढ़ा था। तो जब दो एटम क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की हम क्या बोल रहे हैं कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, पहली चीज़ हिटलर एंड लंडन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, पॉलिंग और स्लेटर ने इस पर कुछ काम किया था, मॉडिफाई किया।
दूसरी बात, जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे सबशेल्स की बात करें तो एस एस सबशेल ओवरलैप करेगा, एस पी सबशेल ओवरलैप करेगा, एस डी पी पी, ये सब सबशेल्स क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मतलब ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। क्या बोला मैंने? ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बट 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि दो के दो एक दूसरे के ऊपर अंदर घुस गया। समझ पाए बात को? देखो, चलो इसमें लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट पहले हेडिंग डाल लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लिखना है इसमें VBT, लिखना है इसमें इट वॉज डेवलप्ड बाई हिटलर एंड लंडन। It was developed by Hitler and London. HEI, हिटलर लंडन, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, हिटलर एंड लंडन। इट वॉज डेवलप्ड बाई हिटलर एंड लंडन इन 1927। इन 1927, मतलब 1927 में क्या करा था, इसको डेवलप किया गया था। एंड मॉडिफाइड बाई पॉलिंग एंड स्लेटर, एंड मॉडिफाइड बाई पॉलिंग एंड स्लेटर, यही बात बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था और पॉलिंग और स्लेटर ने क्या किया था, इस थ्योरी को जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानी जाती है इसको मॉडिफाई किया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखना बेटा, सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals, overlapping of atomic orbitals, ये हमने पढ़ लिया था कहाँ पे, एटॉमिक रेडियस के अंदर। a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell of the two atom, of valence shell of the two atom, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग से बनने वाला है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जब क्या कर रहे हैं आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। समझ गए बात को? उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें लिखना, ऑर्बिटल्स हैविंग, थर्ड पॉइंट लिखना है इसके अंदर ऑर्बिट, इसके नोट्स प्रॉपर बनाना बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सिस्टमैटिक लिख लेना, ठीक है, और मुझे सेंड करना आज क्लास के बाद। इसमें लिखना ऑर्बिटल हैविंग, थर्ड पॉइंट में, ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ, ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी स्पिन, एंटी स्पिन मतलब ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। मैंने इससे पहली क्लास में बताया था, वो जब हम CH4 वाला केस कर रहे थे, बॉन्ड वहीं पे फॉर्म होगा जहाँ पे दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वो क्या होंगे, एंटी स्पिन में होगा, ठीक है। इसमें लिखना क्या लिखा, ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी स्पिन ओवरलैप विथ ईच अदर, ओवरलैप विथ ईच अदर, मतलब सपोज एक एटम है A, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है B, तो ये तभी ओवरलैपिंग करेंगे जब इनकी जो स्पिन है ये क्या होगी, ऑपोजिट होगी बेटा, ये तभी आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही तुम्हें? उसके बाद लिखना है इसमें, ग्रेटर द ओवरलैपिंग लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर द ओवरलैपिंग लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। ग्रेटर, ये बात समझना, देखो जहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। मतलब ये है, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ठीक है। सेकंड केस में बोल रहा हूँ एक ये है, एक ये है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख रहा है इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, तो इसकी डिस्टेंस देखो और इसकी डिस्टेंस देखो, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ग्रेटर अगर ओवरलैपिंग होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है। समझ आ गया? उसके आगे लिखना, इफ़ बॉन्ड लेंथ इज लेसर,
इफ बॉन्ड लेंथ इज लेसर देन स्टेबिलिटी इज मोर। जितनी बॉन्ड लेंथ कम उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। यही बोला था ना, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होती है उसको ब्रेक करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इफ बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल देन स्टेबिलिटी इज मोर, स्टेबिलिटी इज मोर। अच्छा बेटा, अब देखो, सबसे पहले ये पूरी चीज़ को छोड़ दो। पहली चीज़ क्या याद रखनी है, ये तो थ्योरी थी, तुमने लिखना था, बहुत आसान है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले कि वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन हिलने वाले हैं तुम्हारे। केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। जहाँ पे भी हो वापस से एक बार अपने को समेट लो, ठीक है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। अब देखो, सबसे पहले देखो सबशेल्स। एस का शेप, ई का शेप ये होता है, डी का शेप ये होता है। ये बात थोड़ा सा रिकॉल कर लो, ये हमने पढ़ लिया है पहली दूसरी क्लास में जनरल केमिस्ट्री के अंदर, और मैंने तो अब तुम्हें बताया था, ये बार बार काम आएंगे, ठीक है। ये एस है, ये पी है एंड ये डी है। अब ये ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं बेटा, ठीक है। ये ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि H2 बना, H2, इस केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1। दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, ठीक है। तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। कौन ओवरलैपिंग करेगा, S और S, S और S। कौन सा S, 1s और 1s, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। समझ आ गई बात क्या बोला मैंने, कैसे ओवरलैपिंग होगी S और S की। HF की बात करेंगे तो वहाँ पे SP ओवरलैपिंग होगी। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कि ये तुम्हारे शेप्स हैं S, P एंड D। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s। तो यहाँ पे S और S के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो दिख रहा है ना क्लियरली। S और S के इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, S और S का। तो ये कौन सा बॉन्ड है तुम्हारा, S ने S के साथ ओवरलैपिंग करी, S ने S के साथ ओवरलैपिंग करी और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो पूरी कहानी, इस पूरी कहानी में तुमने अभी ठीक पहले लिखा होगा एक पॉइंट में कि आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यही लिखा था कि जब दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कभी भी 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना छोटा होगा और उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब देखो, इन पूरी कहानी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनकी ओवरलैपिंग्स की है, इनकी ओवरलैपिंग्स की है, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, इनके ओवरलैपिंग के बाद बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं बेटा, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है डेल्टा बॉन्ड। इसका तो उतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, ठीक है, बट एक सिग्मा और एक पाई, ये मैंने तुम्हें एक बार बताया होगा कि हमेशा जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो वो पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो पाई। मतलब हमेशा जो पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है बात। अब आपस में इनकी ओवरलैपिंग्स करनी है, आपस में S के साथ ओवरलैप करेगा, S P के साथ ओवरलैप करेगा, P के साथ ओवरलैप करेगा। ऐसी इन सभी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बस हमने पता करना है कि कौन सी ओवरलैपिंग किसके साथ होने पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समझ गए बात, नहीं समझे तो वापस सुनो, क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ओवरलैपिंग देखनी है, या क्वेश्चंस में तुम्हें ओवरलैपिंग दी गई होंगी कि S के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा तीनों में से। S P के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस टाइप का, तो ये पहले डायग्राम अपने दिमाग में चिपका लो कि S P और D ये ऐसे दिखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग होती है बेटा दो टाइप की। क्या बोल रहा हूं मैं, जो ओवरलैपिंग है, जो ओवरलैपिंग होती है बेटा, इसके अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। पहली होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग।
एक ओवरलैपिंग क्या होती है, हेड ऑन। दूसरी ओवरलैपिंग को बोला जाता है पैरेलल ओवरलैपिंग। एक होती है हेड ऑन, एक होती है पैरेलल। पैरेलल ओवरलैपिंग, ओएल कर लेता हूँ, ठीक है, ओवरलैपिंग समझ लेना। हेड ऑन ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। अब ये दोनों चीज़ क्या है, यहाँ देखो, सपोज ये एक एटम है, यहाँ तक एक एटम है, तो एक टाइम तो क्या कर रहे हैं, इनके हेड और हेड आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, इनके क्या कर रहे हैं, हेड और हेड आपस में आके जुड़ रहे हैं, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होगी, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहा है, एक के ऊपर एक। समझ पा रहे हो? तो एक होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक होगी पैरेलल ओवरलैपिंग। यहाँ से देखो, चलो ये मैंने कुछ बनाने का ट्राई किया है, शायद तुम्हें समझ आए। ये पी ऑर्बिटल है तुम्हारा, ठीक है, रुको एक सेकंड। एक सेकंड रुको बेटा। ये देखो, यहाँ पे देखना, एक मैंने बोला हेड ऑन ओवरलैपिंग है और एक पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो बनाने का ट्राई किया है। ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल है, ऐसे दिखता है पी कुछ, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बन रखा है बेटा, अभी बना रखा है, ठीक है, तो थोड़ा समझने का कोशिश करना है इसको। लाइव क्लास में होते तो समझ जाते, बट यहाँ पे ऐसे देखना, ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है तुम्हारा, पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो देखो, एक केस में तो क्या है, ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे आपस में, समझ पाए, ये क्या कर रहे हैं आपस में, हेड ऑन ओवर, ये हेड है और ये हेड है, तो आपस में इन्होंने ऐसे ओवरलैपिंग करी, तो इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ पाए क्या बोल रहा हूँ मैं? रुको, ये दोनों थे, ये आपस में आए और इन्होंने क्या करी, हेड ऑन ओवरलैपिंग करी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन या इसी को बोला जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जब भी आप शॉर्ट ट्रिक सुनो इसकी, जब भी हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग होगी बेटा, तो हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज़्यादा आसान। जब भी तुम्हें दिखेगा कहीं पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दूसरा देखो, अब पैरेलल ओवरलैपिंग्स की बात करते हैं। ये है एक, ये है, ठीक है, ये आए ऐसे, इसके पैरेलल। समझ पा रहे हो बात को, क्या बोला मैंने? जब हेड ऑन की बात कर रहा था मैं, हेड ऑन में मैंने क्या बोला, ये ऐसे आ रहे थे, ठीक है, ये क्या था, हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग। अब मैं बोल रहा हूँ पैरेलल ओवरलैपिंग, ये है, ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, या इसी को बोला जाता है साइड वाइज। ये साइड से आ रहा है बेटा, देखो, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, या इसको लिख लेना साइड वाइज, या लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज, तो यहाँ पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समझ गए? मतलब एक ओवरलैपिंग ऐसे बोल रहा हूँ, अब बना के दिखाता हूँ। देखो, एक ओवरलैपिंग तो ये है बेटा, ये पी था, ये पी था, यही बात कर रहे थे हम। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, पाई बॉन्ड बनने वाला है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, एक ये ले लेते हैं, दूसरा ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ गए? ये क्या है, हेड ऑन, और ये पैरेलल। इतनी बात समझ आ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ओवरलैपिंग लिखना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक लिखना टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट वन है हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसमें बनेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। सेकंड टाइप लिखना है इसका पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको लिटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, लिटरल ओवरलैपिंग, हेड ऑन पैरेलल, साइड वाइज या लिटरल ओवरलैपिंग। वहाँ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स बना लेना, पीपी और ए पीपी। हो गया? हो गया बेटा काम? ठीक है। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा पूरा थ्योरी वाला। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस।
थोड़ा रिपीट करते रहना, ठीक है। ओवरलैपिंग कौन कौन सी है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट ही एस से करते हैं, एस एंड एस ओवरलैपिंग। जब एस और एस ओवरलैपिंग करेगा, मेन क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बेटा, ठीक है। समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन तो यहाँ से तुम्हें समझ आना चाहिए। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। फर्स्ट को हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरे को बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। हेड ऑन का ही नाम एक्सियल है और पैरेलल का क्या है? साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। जहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या एक्सियल ओवरलैपिंग होगी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हेड ऑन मतलब सिग्मा, पैरेलल मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहला केस हम देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग, उसके बाद एस पी देखेंगे, फिर पी पी देखेंगे, आगे से करेंगे। तो सबसे पहले एस और एस जब ओवरलैप करता है, ये एस है और ये एस है, तो एस और एस के केस में एस क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। हमेशा याद रखना, जो इससे पहले क्लासेस में भी बताया मैंने, जो एस है ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो एस के पास ऑप्शन ही नहीं है कि पैरेलल ओवरलैपिंग करे, एक ही टाइप की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और एस क्या करता है? हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। हमेशा याद रखना, एस जब भी ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एस और एस की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। देखो ये मैंने बनाने की ट्राई करिए, दिखाता हूँ। ये एस है और ये एस है, ठीक है। तो ये आपस में ऐसा है बेटा, ये समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, इसमें पैरेलल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल एक ही टाइप से आएगा, ठीक है। तुम्हें पता है स्फेरिकल है, तो इस टाइप से ओवरलैपिंग जब ये करेगा तो केवल कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। पहली चीज़। वापस से एक शॉर्ट ट्रिक सुनो, लिख भी लिया करो जो मैं बोलता हूँ। एस किसी के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा, एस एस के साथ करे, एस पी के साथ करे, एस डी के साथ करे, एस किसी के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ आ गई बात? लिखना है इसमें एस एस ओवरलैपिंग में लिखना, व्हेन एस ओवरलैप विथ एस then sigma bond form. When S overlapping with S, then sigma bond will be formed. Sigma bond will be formed. ये उतारना, ये डायग्राम बना लो और इसमें नीचे लिख लेना हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ जाओगे बेटा, एस एस के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1s और 2s की ओवरलैपिंग हुई, बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1s और 2s की ओवरलैपिंग। 1 और 2 को छोड़ दो, केवल देखो कि सब शेल कौन से हैं, s और s है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल देखो H2, अभी बोला था 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन का क्या होगा? इसका भी सेम ही रहेगा 1s1, स्पिन ऑपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई बेटा? H और H के बीच में तुम्हें पता है कौन सा सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सिग्मा होगा। किसकी ओवरलैपिंग से बना? 1s और 1s की ओवरलैपिंग से। तो S और S ओवरलैपिंग कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ आई बात? S जब भी ओवरलैपिंग करेगा, S किसी के साथ भी ओवरलैप करे, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो H2 का केस हमने देखा 1s1 1s1, 1s और 1s इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी। वापस बोल रहा हूँ, नंबर भूल जाओ, केवल किसको देखो? सब सेल्स को। S और S ने ओवरलैपिंग करी, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेशन है H2 का। अब समझ आ रहा होगा। आज से पहले तुम केवल कहते थे कि H ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, H ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बन गया ये। अब कौन सा सबशेल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और डेप्थ में चले गए। इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में गया, बट कौन से सबशेल का गया? एस सबशेल का गया, ठीक है बेटा। ओके, हो गया। सेकंड केस देखते हैं। पहला तो हो गया, समझ आ गया। पहला पॉइंट ये है इसका, एस एस ओवरलैपिंग। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। सिस्टमैटिक नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। दूसरा आ जाओ, लुईस डॉट थ्योरी होगी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी चल रही है। फिर एक आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें तुम समझ पाओगे। अब बात करते हैं एस एंड पी ओवरलैपिंग। अभी बताया था कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस किसी के साथ भी ओवरलैप करे, कौन सा बॉन्ड रहेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड।
बट पाई क्यों नहीं बनेगा? देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये एस है, ये पी है, ठीक है, ये एस है, ये पी है, एक ओवरलैपिंग ये है, दूसरी ओवरलैपिंग ऐसे भी तो हो सकती है बेटा, ये एस है और ये पी है, समझ पा रहे हो? एक ओवरलैपिंग मैंने ये बनाई, दूसरी ओवरलैपिंग ये बनाई, ये ए है सपोज, ये बी है। पहला क्वेश्चन तो तुम बताओ कि इसमें से पैरेलल ओवरलैपिंग कौन सी है, ए या बी? कौन सी पैरेलल ओवरलैपिंग है? ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, ठीक है। यहाँ देखो, ये एस था, ये पी था, ये हेड लेके आ रहा अपना, हो गई ओवरलैपिंग एस पी की, ठीक है। दिख रहा है ए के केस में ये एस और ये पी, ये हेड लेके आ रहा है। सेकंड केस में देखो बी वाले में ये एस था, ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, समझ पा रहे हो बात? ये एस है और ये पी है, ये ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा है। कैसी ओवरलैपिंग है? ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है एस पी के केस में। तो एस और पी जब भी ओवरलैप करेगा इस तरीके से करेगा। कौन से तरीके से? हेड ऑन तरीके से। तो जब भी एस पी की ओवरलैपिंग होगी तो कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? वापस से हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात को छोड़ के ये बात आ रही होगी, ये काम हो गया उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे दिमाग चल रहा होगा कि ये क्यों फॉर्म नहीं करेगा। तो वापस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसको देख लो, वो भी इसका रीज़न भी बता रहा हूँ। एस और पी जब भी ओवरलैपिंग करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। पैरेलल ओवरलैपिंग में कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। रीज़न सुनो, इसका जो रीज़न आता है वो आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है, समझ पाओगे तो बढ़िया है, नहीं समझ पाओ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर वापस से इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर पे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। तो हम इसका ऊपर और नीचे जो पार्ट है इसको खाली साइन दे देते हैं, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सही है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे दिया। ये कोई भी चार्ज नहीं है, ये केवल तरीका है कि ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाने का तरीका है, ठीक है। तो एक वे भी है, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दिखाने का तरीका है। तुम्हें केवल बता रहा है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अब दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है बेटा यहाँ। दूसरी तरीके से कैसे? ये दूसरी वेव ये आ जाए सपोज, ये, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, एक ओवरलैपिंग तो पॉसिबल ये है। दूसरी क्या हो सकती है? ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था। दूसरी ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल है कि ये ओवरलैपिंग ऐसे हो जाए, ये माइनस, ये माइनस। समझ पा रहे हो? जो वेव है कैसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसी ओवरलैपिंग, ये समझ पा रहे हो? एक के ऊपर एक वेव है, ये क्या ऑपोजिट है। तो जब भी बेटा प्लस और प्लस ओवरलैप करेगा, ये एमओटी का टॉपिक है, वापस सुन लो। अपना टॉपिक केवल इतना ही है कि एस और पी जब भी ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया सिग्मा बॉन्ड, मतलब केवल हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। ये तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा क्या हो गया, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए ओवरलैपिंग ऐसे होगी, मैंने तुम्हें उसमें भी दिखा दिया। इसका रीज़न अभी समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझोगे तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ जो वेव है दो तरीके से ओवरलैप कर रही है, एक तरीका तो ये, दूसरा ये, ठीक है। तो जब प्लस प्लस होता है या जब माइनस माइनस होता है, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, दोनों ही टाइम पे इस टाइप की ओवरलैपिंग को, जहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोला जाता है बेटा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। लिख लेना है वर्ड अगर समझना है तो भी। प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन दोनों ही ओवरलैपिंग्स को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे। जब प्लस और माइनस होगा, इस टाइप का कुछ देखेगा, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। एक को कंस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं जहाँ पे सेम चार्ज, सॉरी सेम साइन होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। जहाँ पे साइन चेंज हो गए प्लस और माइनस, वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होने वाली है। समझ गए? अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अगर बराबर है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के, तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा।
जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के बराबर होगी वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, तुम्हारी क्लास में मैंने किसी एक बच्चे को बोला कि तुम्हें एक दीवार बनानी है। दीवार मतलब पता है ना, ईंट पत्थर गारा सीमेंट वेमेंट से दीवार बनानी है। मैं आऊँगा शाम को 5 बजे चेक करने की दीवार बनी नहीं बनी। तो जिस बच्चे को मैंने काम दिया था उसने दीवार बना दी, 4 बजे पूरी तैयार कर ली, कंस्ट्रक्ट कर दिया उसने, पूरा जो भी वॉल थी वो पूरी कंस्ट्रक्ट कर दी उसने, ठीक है। 4:30 बजे उसका फ्रेंड आया, 2-3 फ्रेंड आए, उन्होंने पूरी क्या कर दी, उसको डिस्ट्रक्ट पूरी तोड़ दी। 4 बजे पूरी कंस्ट्रक्ट हो गई थी, ठीक है। 4:30 बजे क्या हुआ, जो उसके फ्रेंड थे वो आए और पूरी दीवार को तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी कंस्ट्रक्ट था उतना ही डिस्ट्रक्ट हो गया, मतलब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बराबर होगी डिस्ट्रक्टिव की। तो जब मैं 5 o'clock में आऊँगा, 5 बजे जब मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, तो क्या मुझे वो काम मिलेगा, वो दीवार दिखेगी वहाँ पे? नहीं दिखेगी। समझ पा रहे हो बात को? तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बराबर होगी वहाँ पे कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस केस में देखो, यहाँ देखो, इसमें देखना अब, अगर हम ऑक्सीजन, ये जो S है, या तो इसको प्लस ले सकते हैं या तो माइनस ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही स्फेयर है, ठीक है। जैसे P की बात करें, P में एक को प्लस ले सकते हैं, एक को माइनस, बट S के पास तो स्फेयर ही एक है, तो हमने इसको प्लस ले लिया सपोज, ठीक है। तो P में एक वाले पार्ट को हम क्या लेंगे, माइनस, एक वाले को क्या लेंगे, प्लस। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई बेटा, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, प्लस प्लस ओवरलैपिंग हुई, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, प्लस और माइनस ओवरलैपिंग हुई। ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई, S का प्लस P का प्लस, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ देखो, S का प्लस P का माइनस, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बराबर हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। आराम से 2 मिनट के लिए आराम से शांति से देख लो इसको और समझो। पूरा रीज़न बता दिया मैंने कि जो ओवरलैपिंग्स हैं वो दो टाइप की, हेड ऑन पैरेलल, बट S और P के केस में केवल हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, P ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि MOT के अकॉर्डिंग जो ये वेवलेंथ जा रही है आपस में, ठीक है, ये 2 टाइप की ओवरलैपिंग्स करती हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पे दोनों बराबर होगी वहाँ पे कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये ठीक है, लिख सकते हो, उस पार्ट को भी लिख लो साइड में, ठीक है, उसको साइड में लिखना। इसमें तुमने पहला क्या लिखना है, SS ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसमें सेकंड में लिखना, इफ S and P ओवरलैप, इफ S and P ओवरलैप देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ब्रैकेट में लिखना हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये तुम्हारा मेजर पार्ट है अभी, ठीक है। ये जिस बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा उसके लिए बता रखा है, ये मेजर पार्ट ही है। S के साथ सिग्मा बनाया, S P के साथ सिग्मा बनाया, 2 बात समझ आती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। S और P की ओवरलैपिंग देख लेते हैं। जैसे हमने बोला HF, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। 1s की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि केवल और केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए। यही बोला था हमने। ये है 1s, ये है 2s 2p। समझ गए बेटा? अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, 1s में, जबकि फ्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, 2p में। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हुई किसकी हुई, sp की तो हुई, बट किसकी, 1s 2p की ओवरलैपिंग हुई। तो जब भी s और p ओवरलैपिंग करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये ओवरलैपिंग रही बेटा यहाँ पे, ये दोनों आपस में ओवरलैप करा, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, सही है। तो ये हो गया तुम्हारा s p की ओवरलैपिंग। समझ पाए बेटा? इतनी क्लास समझ पाए? आराम आराम से करना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन समझ आना चाहिए सभी को। सबसे पहले S एंड P ओवरलैप करा था, सॉरी S और S ओवरलैप करा था। ये ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, हेड ऑन और पैरेलल। S और S ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, जब भी S किसी के साथ भी ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मतलब S केवल और केवल हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। वापस सुनो,
एस जिसके साथ भी ओवरलैपिंग करेगा केवल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है? फिर सेकंड केस में हमने बोला जब एस और पी की ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा ऐसे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये कभी भी पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुमसे पूछा किसी ने कि पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं तो तुम बताओगे कि पैरेलल ओवरलैपिंग में एस और पी के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बराबर होती है, और जहाँ भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग इक्वल होता है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल हमने कर लिए, एस एस के भी कर लिए और एस पी के भी हमने कर लिए। समझ आती बात है? ठीक है, अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है। एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, ये तुम्हारा होमवर्क है, एक बार इसको करके देखना ओवरलैपिंग कौन कौन सी होगी। तो तुम यहाँ पे देखेगा कि सबके सब ओवरलैपिंग जो कर रहे हैं एस पी की है, बट कौन सा 1s किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? 2p के साथ। चलो मैं बता ही देता हूँ, होमवर्क तो तुम बहुत जल्दी सबमिट कर लेते हो इसलिए मैं ही बता देता हूँ। रुको, ये बात समझ गए ना? एस 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 पी दोनों कौन सा बॉन्ड बना है अभी तक? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये तो समझ गए। आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ जब हमने बात करी एच एफ की, एच सी एल की, एच बी आर की और एच आई की, तो इन सभी केसेस में बेटा एस पी ओवरलैपिंग होती है। कैसे? हमने क्या बोला? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP5। NH2 NP5 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब फ्लोरीन अगर सेकंड पीरियड का है तो क्या होगा? 2s2 2p5। क्लोरीन का क्या होगा? 3s2 3p5। ब्रोमीन का क्या होगा? 4s2 4p5। और आयोडीन का क्या होगा? 5s2 5p5। समझ गए? बट अगर हाइड्रोजन को देखोगे बेटा, हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है? 1s1। तो फ्लोरीन के केस में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में से ठीक पहले अभी तुमने लिखा होगा नोटबुक में, जो ओवरलैपिंग हुई किसकी? 1s2p की। फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर बात करोगे क्या होगा? 1s3p। 3p का ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके साथ? 1s के साथ। हाइड्रोजन के साथ अगर ब्रोमीन की बात करोगे तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? 1s के साथ 4p। फिर अगर हाइड्रोजन को तुमने करना है आयोडीन के साथ तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? 1s के साथ 5p की। ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, समझ गए बात? ये एक बार लिख लेना, HF, HCl, HBr एंड HI ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन के साथ ये है HF, HCl, HBr एंड HI। इसमें क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ तुम्हें मैं, जेईई एडवांस के लिए देखना है ध्यान से। ठीक है, हो गया? नोट कर लिया इसे? अब एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी एस, सबसे पहले तुमसे अगर इसमें पूछ लिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनेगा, अगर पूछ लिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो देखो बेटा दो तरीके से देखना है तुमने। सबसे पहले तो शेल चेक करो, तो 1-1 अगर ओवरलैपिंग कर रहा है फर्स्ट सेल फर्स्ट के साथ तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। फिर सेकंड वाला, फर्स्ट अगर सेकंड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, फिर अगर सेकंड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। नहीं समझ आएगा बोल रहा हूँ मैं? दो टाइप के होते हैं ना, जैसे हमने लिखा है 1s2p, तो इसमें 1 और 2 क्या हैं? इसके ये शेल हैं। s और p क्या हैं? इसमें सब शेल्स हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया कंपेयर करने के लिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है, सबसे वीक कौन है, तो तुमने सबसे पहले शेल्स में देखना है 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, सबसे पहले इसमें जाओ। अगर इससे काम हो जा रहा है तो सही है, अगर हो सकता है कहीं सेम आ जाए, कहीं 2-2 आ जाए, कहीं 3-3 आ जाए, तो फिर कहाँ जाओगे? सब शेल्स में। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी फर्स्ट और फर्स्ट शेल की। अगर दोनों फर्स्ट सेल के एलिमेंट है सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी। फिर फर्स्ट और सेकंड शेल की, फिर सेकंड और सेकंड शेल की। पहली बात।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में। अगर फर्स्ट और फर्स्ट शेल की ओवरलैपिंग देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्गर होगी, फिर फर्स्ट और सेकंड की, फिर सेकंड और सेकंड की, ठीक है। उसके बाद सबशेल्स की अगर बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है बेटा पी और पी की, सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। फिर होती है एस और पी की, और लास्ट में होती है एस और एस की। समझ पाए? यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें ऐसा दे दिया 1s 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 2p 2s 2s 2p 2p, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द स्टेबिलिटी या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, फाइंड द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड या स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो इसमें नंबर देखो, SPDF में मत जाओ, सबसे पहले देखो 1 1 ओवरलैपिंग तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, फिर 1 2, फिर 2 2। तो यहाँ देखो ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 2 2, ये 2 2, मतलब यहाँ पे आके गड़बड़ हो रही है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर तो पहले लिख लो 1s 1s, ये सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। फिर 1s 2p, ये होगा। इतना काम तो खत्म हो गया अपना। सबसे पहले हमने क्या देखना है? शेल देखना है स्टेबिलिटी के लिए, या कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो 1 1 वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, फिर 1 2 वाला, फिर 2 2 वाला। तो इस केस में तो सब शेल्स को कब चेक करोगे? जब दोनों सेम आ जाएंगे। जैसे ये आ गया 2 2 और 2 2, तब जाके सब शेल्स में जाओगे। अगर पहले से काम नहीं हो रहा फिर दूसरे में जाओगे। तो यहाँ पे जो डोमिनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? शेल। तो सबसे स्ट्रॉन्गर 1 1, फिर 1 2, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब यहाँ जाओ बेटा, दोनों में 2 2 है और 2 2 है, तो शेल से तो कंपेयर कर नहीं सकते हो। फिर किससे कंपेयर करोगे? फिर कंपेयर करोगे सब शेल से। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो एस एस ओवरलैपिंग है, जबकि यहाँ जो ओवरलैपिंग है वो पी पी ओवरलैपिंग है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग कौन सी होती है? पी पी। तो क्या आ जाएगा फिर? 2p 2p, और सबसे वीक कौन होगा? 2s 2s। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस पूरे डम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ओवरलैपिंग से तुम बता सकते हो कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बॉन्ड वीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी 1 1 की, जब 1 1 के साथ ओवरलैप कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद 1 अगर फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड पीरियड के साथ कर रहा है, फिर फर्स्ट पीरियड का थर्ड पीरियड के साथ कर रहा है, ठीक है। 1 1 1 2 और 2 2। अगर इससे काम नहीं चल रहा है, जैसे इसमें आ गया, सबसे पहले 1 1 था, फिर 1 2 था, यहाँ तक काम सही था, बट दोनों सेम हो गए 2 2। फिर जाओगे किसमें? सबशेल्स में। तो सबशेल्स के केस में PP सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप करता है, फिर SP, फिर SS। क्लियर है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? PP सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग क्यों करता है? P और P सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग क्यों करता है? SS क्यों नहीं करता है? तो जो SS है बेटा, ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है तुम्हारा, ठीक है। इसको कहीं लिख सकते हो वापस से। जो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है उसकी ओवरलैपिंग, जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल करैक्टर ज़्यादा है उसकी ओवरलैपिंग वीक होती है। क्या बोला मैंने? नॉन डायरेक्शनल करैक्टर जहाँ ज़्यादा है उसकी ओवरलैपिंग वीक होगी। जैसे यहाँ पे देखो, 2 के 2 डायरेक्शनल है, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्शनल, एक नॉन डायरेक्शनल, जबकि यहाँ 2 के 2 नॉन डायरेक्शनल है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल 2 के 2 डायरेक्शनल है सबसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक डायरेक्शनल, एक नॉन डायरेक्शनल थोड़ा वीक, 2 के 2 नॉन डायरेक्शनल तो सबसे वीक, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल नेचर जहाँ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड उतना वीक होगा। नॉन डायरेक्शनल नेचर जहाँ जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड उतना वीक होगा। वापस सुनो, नॉन डायरेक्शनल नेचर जितना ज़्यादा उसका बॉन्ड उतना वीक, ठीक है। उतार लो इसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम PP ओवरलैपिंग के साथ। इसमें भी एक क्वेश्चन कर लो, HF HCl HBr और HI में। अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगा? सबसे पहले 1 2 के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ। सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगा? HF, फिर HCl, फिर HBr और सबसे वीक HI। समझ में आया क्या? सबसे स्ट्रॉन्गर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5। तो HF क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा किसके बारे में? पूरी ओवरलैपिंग। SS सिग्मा, SP सिग्मा वो हमने देख लिया है। उसके बाद थर्ड केस हमने देख लिया था ओवरलैपिंग्स का। सबसे स्ट्रॉन्गर 1 1, फिर 1 2, फिर 2 2। PP सबसे स्ट्रॉन्गर क्यों? क्योंकि 2 के 2 के हैं डायरेक्शनल नेचर के, ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ मैं, PP सबसे स्ट्रॉन्गर क्यों होगा। एक रीज़न और बताता हूँ, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए।
पढ़ा था बेटा, ये पी ऑर्बिटल पढ़ा था। पी ऑर्बिटल में मैंने क्या बोला था, बॉटम और टॉप साइड में यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एस के केस में मैंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही बोला था। एस के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा देखो, जब एस के साथ ओवरलैप करता है तो दोनों ही क्या करते हैं, अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, दो के दो क्या करते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। बट जब एस पी के साथ ओवरलैप करता है तो एस तो अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, बट पी क्या कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है यहाँ। बट जब तुम पी और पी को देखोगे, पी और पी के केस में देखोगे, तो इस केस में दोनों ही पी अपने क्या करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। नहीं समझ आया? एस और एस दोनों क्या कर रहे हैं, एस में तो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये पढ़ा था हमने। तो इस केस में यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर एस और पी में पी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली ओवरलैपिंग हो रही है कंपेयर टू इसके, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। बट अगर ऊपर जाके देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगी, सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो जाएगी। पी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर एस पी, और सबसे ज़्यादा वीक क्या हो जाएगी, एस एस। वापस से बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, ठीक है। चलो बेटा, बाय।